हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया। ये भारत के सबसे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट में से एक है। इसमें लगभग 290 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग इंजर्ड हुए हैं। इस ट्रेन एक्सीडेंट से जुड़े रीसेंट स्टेटमेंट में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में चेंजेस को इस एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। आइए जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक टाइप का रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम है। इस सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि सिग्नल केवल तभी आगे बढ़ने के लिए ग्रीन होगा जब आगे का रूट क्लियर हो। इसके लिए ट्रैक पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट्स लगाए जाते हैं जो ट्रेन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही यह पॉइंट्स ट्रैक के मूवेबल सेक्शन जो ट्रेन्स को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर डायरेक्शन चेंज की परमिशन देते हैं को भी अलाइन करके सिग्नलिंग की और भी बेहतर बनाता है। इस तरह से यह सिस्टम ट्रेन कोलिजन को रोकने की बेटर अरेंजमेंट्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन रीसेंट एक्सीडेंट ने इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मातृभूमि स्कीम को जल्द ही अर्बन एरियाज में भी स्टार्ट किया जाएगा। इस स्कीम के थ्रू 2 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प मिलेगी। पहला, स्टेट के लोग अपनी रूट से फिर से जुड़ सकेंगे और दूसरा, वो अपनी मदरलैंड के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इस स्कीम के तहत राज्य के बाहर या विदेश में रहे गांव या अब शहर के लोग भी अपने गांव या शहर के लिए कम्युनिटी सेंटर, लाइब्रेरी आदि बनवा सकेंगे। गौरतलब है कि प्लानिंग कॉस्ट का 60% इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूटर द्वारा किया जाएगा, जबकि प्लानिंग कॉस्ट का 40% और लैंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। आपको बताते चले कि यूपी में मातृभूमि स्कीम 15 सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी। इस स्कीम का मोटिव रूरल एरियाज में डेवलपमेंट में पीपल पार्टिसिपेशन को एश्योर करना है। इन दिनों गवर्नमेंट ओन्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड राजस्थान में सॉल्ट केवन बेस्ड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने की पॉसिबिलिटी पर रिसर्च कर रही है। यह सॉल्ट केवरन्स अंडरग्राउंड रॉक केव से अलग होते हैं। इन केवरन्स को सोल्यूशन माइनिंग प्रोसेस से डेवलप किया जाता है। इस प्रोसेस में सॉल्ट डिपॉजिट को डिसॉल्व करने के लिए वाटर पंप किया जाता है। फिर इस प्रोसेस के दौरान बने ब्राइन यानी नमक घुले पानी को बाहर निकाल लिया जाता है और क्रिएटेड स्पेस को स्टोरेज की तरह यूज किया जाता है। यह केवरन्स स्टोरेज के लिए बनाए जाने वाले रॉक केवरन्स से सिंपलर, फास्टर और लेस कॉस्ट इंटेंसिव होते हैं। साथ ही इन वेल सील्ड गुफाओं की ऑयल ऑब्जॉर्बेंसी कैपेसिटी भी बहुत कम होती है, जो इन केवरन्स को स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स के लिए बेटर ऑप्शन बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में प्रेजेंट में 3 स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं, जिनमें 2 कर्नाटका के मैंगलोर और पदूर में तथा तीसरा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। ये सभी रिजर्व्स रॉक केवरन से बने हैं। दुनिया भर में 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कॉट दे आइवरी द्वारा नेदरलैंड की साझेदारी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस साल की थीम सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन रखी गई है। सोशल मीडिया पर #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के हैशटैग के साथ कैंपेन भी चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम अपने स्थापना दिवस यानी 5 जून 1973 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। इसे अर्थ पर लाइफ सेविंग अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह कंडक्ट किया जाता रहा है। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी केनिया में है। यूएनईपी कई मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट अग्रीमेंट्स और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइट्स आदि के लिए सेक्रेटरीट सर्विस प्रोवाइड करता है। इस आयोजन के साथ साथ यूएनईपी द्वारा अर्थ की एनवायरमेंटल स्टडी और वर्ल्ड को अलर्ट करने के लिए कई रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, जैसे इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट एटसेट्रा। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग का 8th एडिशन रिलीज किया। इस फ्रेमवर्क रैंकिंग की ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने लगातार 5वीं बार फर्स्ट पोजीशन अचीव की है, जबकि आईआईएम अहमदाबाद टॉप मैनेजमेंट कॉलेज का दर्जा हासिल करने में कामयाब रहा। वहीं यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आईआईएससी बैंगलोर टॉप पर रही और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को पहली बार टॉप फार्मेसी की रैंकिंग दी गई है। आपको बताते चले कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क को मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी द्वारा अप्रूव किया गया था। इस रैंकिंग को पहली बार 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। अब तक यह कुल 12 कैटेगरीज में जारी की जाती थी, लेकिन इस बार यह 13 कैटेगरीज में जारी की गई है। एनआईआरएफ में एक न्यू कैटेगरी एग्रीकल्चर और एलीट सेक्टर्स ऐड की गई है। इस कैटेगरी में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फर्स्ट प्लेस अचीव करने में सफल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक होने वाली है। इस बैठक के पूर्व ही एसबीआई रिसर्च ने एक रिपोर्ट में कहा है कि एमपीसी एक्सटेंडेड पॉज को प्रेफर करेगी और रेपो रेट में इंक्रीज पर रोक जारी रह सकता है।
गौरतलब है कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45ZB के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को 6 सदस्यीय एमपीसी के गठन का अधिकार है। इस कमेटी का गठन पहली बार 2016 में किया गया था। एमपीसी के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य रिजर्व बैंक से होते हैं, जिसमें गवर्नर, एक डिप्टी गवर्नर और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। 3 अन्य सदस्यों का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक का गवर्नर एमपीसी का एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट होता है। एमपीसी की एक वर्ष में 4 बैठकें होना कंपलसरी है। इन बैठकों में अप्रूव्ड मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट पर कंट्रोल बनाए रखता है। आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट पर कंट्रोल के थ्रू इकोनॉमी में मनी फ्लो को कंट्रोल करने और प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखने और हाई ग्रोथ रेट के टारगेट को अचीव करने का प्रयास करता है। हाल ही में इजिप्ट यानी मिस्र में 13th सेंचुरी की एक मस्जिद को रीओपन किया गया है। ये मस्जिद सालों से साबुन की फैक्ट्री, स्लॉटर हाउस और किले के रूप में यूज होने के कारण जर्जर हो गई थी। कायरो मिस्र में स्थित इस मस्जिद के रेनोवेशन का कार्य 5 जून 2023 को पूरा होने के बाद इसे फिर से खोल दिया गया है। ये मिस्र की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इस हिस्टोरिकल मस्जिद को 1268 एडी में ममलुक सुल्तान अल जहीर वयवर्स अल बुडुंक कदारी द्वारा बनवाया गया था। मिस्र में नेपोलियन के अटैक के दौरान इसे एक सैन्य किले के रूप में इस्तेमाल किया गया था और फिर 19th सेंचुरी के तुर्क शासन में ये साबुन फैक्ट्री के रूप में और 1882 में अंग्रेजों ने मिस्र पर आक्रमण में इसे स्लॉटर हाउस की तरह यूज किया। इस मस्जिद के रेनोवेशन को कजाकिस्तान द्वारा को फाइनेंस्ड किया गया है। साथ ही इस मस्जिद की रीओपनिंग पर कजाकिस्तान में एक फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया गया है। गौरतलब है कि कजाक और मिस्र के लोगों के बीच डीप हिस्टोरिकल रूट्स है। ये मामलुक डायनेस्टी के समय से ही चली आ रही है। इन दिनों यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड जे ऑस्टिन के भारत की ऑफिशियल विजिट पर आए हैं। यह यात्रा यूएस और भारत बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के नजरिए से इम्पोर्टेंट है। इस विजिट के दौरान भारत और यूएस ने मिलकर इंडस एक्स नामक एक न्यू डिफेंस इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की है। इस इनिशिएटिव का एम यूएस और इंडिया के डिफेंस इनोवेशन सेक्टर्स के बीच पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करना है। ये इनिशिएटिव जेट इंजन, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और इन्फेंट्री व्हीकल्स के को प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेगा। आपको बताते चलें कि ये इनिशिएटिव क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इनिशिएटिव के तहत एक प्रमुख पहल है। आईसीईटी इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट 2021 में की गई थी। यह इनिशिएटिव इंडिया यूएस के बीच क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनरशिप बढ़ाने पर फोकस्ड है। इस इनिशिएटिव को दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स द्वारा हेड किया जाता है। केरल हाई कोर्ट ने पॉक्सो कानून के रिलेटेड एक केस में कहा है कि न्यूडिटी को ऑब्सीन यानी कि अश्लीलता या इमोरल प्रूव करना गलत है। न्यूडिटी को सेक्स के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। न्यूडिटी और ऑब्सीन हमेशा सिनोनिमस नहीं होते। दरअसल महिला एक्टिविस्ट रिहाना फातिमा द्वारा 2 माइनर बच्चों से अपनी सेमी न्यूड बॉडी पर पेंटिंग करवाने का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो के बेसिस पर उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केरल हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया। केरल हाई कोर्ट ने रिहाना फातिमा को इस मामले में बरी करते हुए कहा कि आर्ट प्रोजेक्ट में अपने ही बच्चों द्वारा एक मां के ऊपरी शरीर पर पेंटिंग को सेक्सुअल एक्ट के रूप में चित्रित यानी कि डिपिक्ट नहीं किया जा सकता। आइए अब जानते हैं कि ये पॉक्सो एक्ट क्या है। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट को 2012 में लाया गया था। इस कानून के तहत 18 साल से कम एज के लोगों को बच्चा माना गया है। पॉक्सो लॉ में पहले मौत की सजा का क्लॉज नहीं था, लेकिन 2019 में हाइनस केस में मौत की सजा का भी क्लॉज ऐड कर दिया गया। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इस डैशबोर्ड को अंतर्दृष्टि नाम दिया गया है और वर्तमान में अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड का यूज आरबीआई द्वारा इंटरनल लेवल पर किया जाएगा। फ्यूचर में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड के लिए मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच अपनाई जाएगी। इस डैशबोर्ड की मदद से देश में ब्रॉड स्केल पर फाइनेंशियल सर्विसेज की कमी वाले एरियाज को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा और इन एरियाज में सर्विसेज इंप्रूव की जाएगी। इस तरह से ये डैशबोर्ड देश के अंतिम व्यक्ति तक फाइनेंशियल सर्विसेज को पहुंचाने में मददगार होगा।
गौरतलब है कि आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए 2021 में ही फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी कि एफआई इंडेक्स लॉन्च कर चुका है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ था, जबकि आरबीआई को बैंकों को रेगुलेट करने की पावर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से ही मिलती है। इंडियन नेवी और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 4 जून से 3 जुलाई तक एक्सरसाइज एकता कंडक्ट की जा रही है। यह एक ईयरली एक्सरसाइज का 6th एडिशन है। इसका आयोजन मालदीव में किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज का एम दोनों फोर्सेस के बीच डाइविंग और स्पेशल ऑपरेशंस में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। गौरतलब है कि मालदीव हिंद महासागर के कमर्शियल सी लेन्स के इंटरसेक्शन पर है, जो इसे भारत के लिए स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंट बनाता है। इस इम्पोर्टेंस को समझते हुए भारत मालदीव को रिकॉग्नाइज करने और डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करने वाले पहले देशों में से एक था। 1988 से ही डिफेंस और सिक्योरिटी भारत और मालदीव के बीच कोऑपरेशन के मेजर एरिया रहे हैं। भारत मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्सेस की लगभग 70% डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। इस एक्सरसाइज के साथ साथ भारत और मालदीव के बीच इक्वेरिन नाम से एक और एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस के बीच 2009 से कंडक्ट की जा रही है। भारत अपने फ्रेंचेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अन्य हिंद महासागरीय देशों के साथ भी डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, जैसे ओमान के साथ नसीब अल बहार, इंडोनेशिया के साथ कॉर्पोरेट, मलेशिया के साथ उदार शक्ति, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, श्रीलंका के साथ स्लीनेक्स आदि। हाल ही में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साइक्लोन विपरजॉय के लिए अलर्ट जारी किया है। इस साइक्लोन को विपरजॉय नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ बंगाली में खुशी होता है। आईएमडी ने कहा है कि अरब सी के साउथ ईस्ट में डेवलप हो रहा ये साइक्लोन नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है। इससे मेनली उत्तरी केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया इम्पैक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। आईएमडी ये भी कहना है कि यह साइक्लोन भारत के मॉनसून को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। विपरजॉय साइक्लोन अरब सागर में इस मौसम का पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन है। आपको बता दें कि इस सीजन में हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन का बनना एक नॉर्मल फेनोमीन है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया में महासागरों के ऊपर जनरेट होते हैं और कोस्टल एरियाज तेज हवाओं, भारी बारिश और तबाही का कारण बनते हैं। विपरजॉय साइक्लोन से पहले भी भारत के ये कोस्टल एरियाज अरब सागर में आए ट्रॉपिकल साइक्लोन से इम्पैक्टेड रहे हैं, जैसे 2021 में तौकते, 2020 में साइक्लोन निसर्ग और 2019 में साइक्लोन वायु ने गंभीर रूप से प्रभावित किया था। हालिया एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अरब सागर में 1982 से 2019 के बीच साइक्लोन फ्रीक्वेंसी में 52% का इंक्रीज हुआ है। हाल ही में टॉर्पीडो वर्णास्त्र का सक्सेसफुल ट्रायल किया गया है। ये डीआरडीओ और इंडियन नेवी द्वारा डेवलप किया गया एक हेवी वेट टॉर्पीडो है। इस टॉर्पीडो के 95% पार्ट्स इंडिजिनस हैं। ये अपने साथ 250 किलोग्राम तक का वारहेड ले जा सकता है। वर्णास्त्र 400 मीटर की डेप्थ में जाकर 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टारगेट को हिट करने में कैपेबल है। ये दुनिया का इकलौता टॉर्पीडो है जिसमें जीपीएस बेस्ड लोकेटिंग एंड सिस्टम लगा हुआ है। इसकी मदद से ये समुद्र में कहीं भी छिपे दुश्मन को ढूंढकर उड़ा देगा। इस कटिंग एज एंटी सबमरीन टॉर्पीडो का नाम समुद्र के देवता वरुण के नाम पर रखा गया है। इसका शिप वर्जन 2016 में ही इंडियन नेवी में शामिल किया जा चुका है और अभी तक इस टॉर्पीडो को विशाखापट्टनम क्लास, दिल्ली क्लास, कोलकाता क्लास, राजपूत क्लास और कमोरता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स में लगाया गया है। लंबे समय से चले आ रहे रूस यूक्रेन वार ने एक नया टर्न ले लिया है। यूक्रेन के सबसे बड़े डैम खाकोका को तबाह कर दिया गया है। इस डैम की तबाही के लिए रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये डैम वर्तमान में रूस के कंट्रोल वाले एरिया में आता है। खाकोका डैम के टूटने से यूक्रेन के साउथ खर्सन रीजन में 80 गांवों में रहने वाले 22,000 लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गौरतलब है कि खाकोका डैम नाइपर नदी पर बना 30 मीटर लंबा डैम है। इसे सोवियत शासन के दौरान 1956 में बनाया गया था। इस डैम से ही क्रीमिया और ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट से वाटर सप्लाई की जाती है। इस डैम को एक बार पहले भी 1941 में तबाह किया जा चुका है। तब यूएसएसआर ने जर्मन सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया था।
हाल ही में न्याय विकास से जुड़ी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी के लिए न्याय विकास पोर्टल एस्टेब्लिश किया गया है। ये पोर्टल देश में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए डेवलप किया गया है। ये पोर्टल डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स के जुडिशियल हॉल और रेजिडेंशियल यूनिट्स वकीलों के लिए हॉल, डिजिटल कंप्यूटर रूम आदि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के बारे में अपडेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक को ऑन डिमांड प्रोवाइड कराएगा। इस पोर्टल की मदद से सभी स्टेक होल्डर्स को जुडिशियल प्रोजेक्ट्स की फंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और अप्रूवल की सीमलेस एक्सेस मिल पाएगी। आपको बताते चले कि जुडिशियल डिपार्टमेंट 1933 से 34 से डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स चला रहा है। इस स्कीम्स में सेंटर और स्टेट के फंड शेयरिंग का पैटर्न नॉर्थ ईस्ट और हिमालय स्टेट्स के अलावा अन्य स्टेट्स के लिए 60:40, जबकि नॉर्थ ईस्ट और हिमालय स्टेट्स के लिए ये 90:10 है। सारी दुनिया में 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस ओकेजन पर ओशियन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भारत के 17 बीचेस को क्लीन करने का कैंपेन लॉन्च किया है। इसी तरह के अन्य अवेयरनेस प्रोग्राम्स वर्ल्ड लेवल पर ओशियन की इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। इस वर्ल्ड ओशियन डे 2023 की थीम प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग है। गौरतलब है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए अर्थ समिट के दौरान पहली बार ओशियन डे सेलिब्रेट करने का प्रपोजल कनाडा द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। 2008 में यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दिया। इसके बाद 2009 से 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा और 2009 में सेलिब्रेट किए गए पहले वर्ल्ड ओशियन डे को हमारे महासागर हमारी जिम्मेदारी थीम के साथ मनाया गया था। 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का लॉन्च 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स यानी कि SFSI किया है। 2018-19 में शुरू हुए स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का ये 5वां एडिशन है। इस इंडेक्स को वार्षिक रूप से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई द्वारा जारी किया जाता है। फसाई फूड सेफ्टी के 5 मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन को मापता है। SFSI के 5th एडिशन में बड़े राज्यों में केरल ने शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु का स्थान रहा, जबकि छोटे राज्यों में गोवा लीडर बना और उसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान रहा। वहीं यूटीज की बात करें तो जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। इस ओकेजन पर भारत सरकार ने फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए अगले 3 वर्षों में 25 लाख फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को फसाई द्वारा ट्रेनिंग दिए जाने की अनाउंसमेंट की है। साथ ही देश भर में 100 फूड स्ट्रीट एस्टेब्लिश करने की भी अनाउंसमेंट की गई है। ये फूड स्ट्रीट्स फूड सेफ्टी और हाइजीन और न्यूट्रिशन के लिए क्वालिटी बेंचमार्क को पूरा करेंगे। फसाई द्वारा रैपिड फूड टेस्टिंग किट पोर्टल का भी इनॉग्रेशन किया गया है। ये पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेंट और एप्लीकेशन से अप्रूवल तक की पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्लीट कर सकेगा। हाल ही में केरल ने केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क को लॉन्च किया है। इस लॉन्चिंग के साथ ही केरल खुद की इंटरनेट सेवा वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। इस नेटवर्क के थ्रू सरकार का एम राज्य के हर व्यक्ति तक इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना है। इस योजना के पहले चरण में 14,000 परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा का लाभ मिल सकेगा। ये नेटवर्क केरल में डिजिटल डिवाइस को बांटने और केरल को गीगाबिट इकोनॉमी में बदलने में मददगार होगा। KFON प्रोजेक्ट केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरल स्टेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड द्वारा फाइनेंस्ड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। गौरतलब है कि KFON 30,000 किलोमीटर का एक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है। इसे केवल ऑपरेटरों सहित सभी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ शेयर किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि केरल ई-ऑफिस सिस्टम और डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स को लागू करने वाला भारत का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस स्टेट है। साथ ही इंटरनेट कनेक्शन को फंडामेंटल राइट घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को जॉब ओरिएंटेड स्किल सिखाने के लिए CM लर्न एंड अर्न योजना यानी कि मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत ट्रेनिंग के लिए 703 वर्क एरियाज की पहचान की गई है। स्टेट गवर्नमेंट का प्लान इन वर्क एरियाज में 18 से 29 साल के कम से कम 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का है। इस योजना में युवाओं को ट्रेनिंग देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस का रजिस्ट्रेशन 7 जून से शुरू कर दिया गया है। वहीं ट्रेनिंग के इच्छुक युवाओं का रजिस्ट्रेशन 15 जून से स्टार्ट होगा और इस योजना में ट्रेनिंग के साथ साथ युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए तक का अलाउंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन ट्रेंड यूथ को 15 जुलाई से जॉब देने की शुरुआत की जाएगी। भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हाल ही में सूरीनाम की 3 दिवसीय ऑफिशियल विजिट पर गई थी। इस विजिट के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को सूरीनाम के टॉप सिविलियंस अवार्ड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली राष्ट्रपति मुर्मू पहली भारतीय हैं और उन्होंने ये पुरस्कार सूरीनाम रिपब्लिक के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने प्रदान किया है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने सूरीनाम में भारतीयों के पहले आगमन पर आयोजित एक प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया। गौरतलब है कि 452 भारतीय मजदूरों को लेकर पहला जहाज 5 जून 1873 को सूरीनाम की राजधानी पारामारिवो पहुंचा था। इस जहाज पर सवार ज्यादातर मजदूर ईस्ट उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सूरीनाम रिपब्लिक साउथ अमेरिका का सबसे छोटे देशों में से एक है। ये 25 नवंबर 1975 को नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ और 1987 में यहाँ सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया, लेकिन 1990 का वर्ष आते आते सूरीनाम में मिलिट्री कॉप हो गया। लेकिन अगले वर्ष सिविल गवर्नमेंट वापस शासन में लौट आई और तब से यह देश एक स्टेबल रिपब्लिक के रूप में ग्रोथ कर रहा है। हाल ही में गूगल, टेमाटेक और बेन एंड कंपनी ने द इकोनॉमी ऑफ अ बिलियन कनेक्टेड इंडियन नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की इंटरनेट इकोनॉमी 2030 तक 6 गुना बढ़कर 1 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर में हो रहे चेंजेस और ग्रो होता बिजनेस इकोसिस्टम इंटरनेट इकोसिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का काम करेगा। रिपोर्ट का मानना है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में की थ्रस्ट टियर 2+ लोकेशन से आएगा। मींस छोटे शहर और रूरल एरियाज गेम चेंजर होंगे। भारत की अभी तक की मेजर इंटरनेट इकोनॉमी ग्रोथ मेट्रो और टियर 1 सिटी से जनरेटेड है, जो भारत की पॉपुलेशन का ओनली 13% है। साथ ही इस रिपोर्ट ने हेल्थ टेक और इंश्योरेंस टेक, जिनका साइज आज $2 बिलियन या उसके कम है, को फ्यूचर में सबसे बड़ा एक्सपेंशन डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला सेक्टर आइडेंटिफाई किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिजिटल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो रिफर करती है जिसमें इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में डिजिटल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। इसे न्यू इकोनॉमी, इंटरनेट इकोनॉमी या वेब इकोनॉमी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें B2C, ई कॉमर्स फर्म, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर, एडटेक कंपनीज आदि शामिल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जॉइंटली एक नेशनल मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन को माहिर अर्थात मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च का नाम दिया गया है। यह मिशन पावर सेक्टर की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई करके उन्हें भारत के भीतर और बाहर यूज करने के लिए इंडिजीनियसली डेवलप करेगा। यह मिशन पावर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इस मिशन के तहत किसी एडिशनल फंडिंग को भारत सरकार के बजटरी रिसोर्सेज से मोबिलाइज किया जाएगा। माहिर के तहत फाइनेंशियल रिसोर्सेज की यह पूलिंग रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट एश्योर करेगी। इस मिशन के तहत रिसर्च के लिए 8 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। ये सेक्टर्स हैं लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी ऑप्शंस, इलेक्ट्रिक कुकर पैन मॉडिफिकेशन, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, जियोथर्मल एनर्जी, सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन, ईवी बैटरी के लिए नैनो टेक्नोलॉजी और स्वदेशी कार्गो टेक्नोलॉजी है। गौरतलब है कि इस मिशन में 2 टियर स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी और एक एपेक्स कमेटी होगी। यह TSC वर्ल्ड लेवल के रिसर्च एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की पहचान करेगी और एपेक्स कमेटी को रिकमेंडेशन देगी। एपेक्स कमेटी TSC के इन प्रस्तावों को मंजूरी देगी और रिसर्च के प्रोग्रेस की निगरानी करेगी। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी पुरुषोत्तम रुपाला ने 8 जून को सागर परिक्रमा पहल के 7th फेज की शुरुआत की। सागर परिक्रमा के इस फेज में केरल के कोस्टल एरियाज और लक्षद्वीप को शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि केरल अपनी 590 किलोमीटर लंबी कोस्टल लाइन के साथ एक रिच एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी वाला स्टेट है। यह 1 मिलियन से अधिक फिशरमैन की कमर्शियल फिशिंग एंड एक्वाकल्चर को सपोर्ट करता है। वहीं लक्षद्वीप में 4200 स्क्वायर किलोमीटर का विशाल लगून, 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है।
सागर परिक्रमा का पहला फेज 5 मार्च 2022 को मांडवी गुजरात से शुरू हुआ था। अब तक सागर परिक्रमा के 6 फेसेस में गुजरात के कोस्टल एरियाज, दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और अंडमान और निकोबार को कवर किया जा चुका है। इस पहल का ऑब्जेक्टिव प्री डिसाइडेड सी रूट से पूरे देश में कोस्टल एरियाज का दौरा करना, फिशरमैन, फिश फार्मर्स और गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिशियरीज के साथ मिलकर फिशरी सेक्टर की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और इनके समाधान के लिए सुझाव एकत्र करना है। इस पहल के दौरान प्रोग्रेसिव फिशरमैन, फिश फार्मर्स और यंग फिशरी एंटरप्रेन्योर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने न्यू जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से सक्सेसफुल ट्रायल कंडक्ट किया है। यह ट्रायल इस मिसाइल के 3 सफल डेवलपमेंट टेस्ट के बाद किया पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था, जो सिस्टम की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को अप्रूव करता है। गौरतलब है कि अग्नि प्राइम मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह लगभग 1000 किलोग्राम का पेलोड या न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में कैपेबल है। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत के डिफेंस सेक्टर के डिफेंस और रिसर्च से जुड़ी एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। यह इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की एक सब्सिडरी यूनिट के रूप में काम करती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1958 में इंडियन आर्मी और इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस साइंसेस के टेक्निकल डिपार्टमेंट के रूप में किया गया था। प्रेजेंट में डीआरडीओ की भारत में अपनी 51 लैब्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स एटसेट्रा के सेक्टर में रिसर्च कर रही हैं। 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा की 123rd डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इस ओकेशन पर प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत के फ्रीडम मूवमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन को एडमायर करने के लिए उनकी फोटो इंडियन पार्लियामेंट के म्यूजियम में लगाई गई है। यह सम्मान पाने वाले वह जनजाति कम्युनिटी के ओनली फ्रीडम फाइटर हैं। उनके सम्मान में ईयर 2000 में उनकी बर्थ डेट के दिन झारखंड स्टेट का गठन किया गया था। गौरतलब है कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बंगाल प्रेसिडेंसी के लोहारदगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो अब झारखंड के कुंती डिस्ट्रिक्ट में है। उन्हें जगत पिता के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 19th सेंचुरी के एंड में बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इमर्ज हुए एक आदिवासी रिलीजियस मूवमेंट को लीड किया था। इसे मुंडा उलगुलन रिवोल्ट भी कहा जाता है। उन्हें फरवरी 1900 में चक्रधरपुर के जमकोपई जंगल में गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की डेथ हो गई। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने 9 जून 2021 से आदिवासी लीडर बिरसा मुंडा की डेथ एनिवर्सरी पे गैजेटेड हॉलीडे की अनाउंसमेंट की है। हाल ही में तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट को गति देने और फीजिबिलिटी स्टडी को पूरा करने के लिए पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने एक जॉइंट इंप्लीमेंटेशन प्लान साइन किया है। गौरतलब है कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया एक 1814 किलोमीटर लंबा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का एम तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को 33 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस का ट्रांसपोर्टेशन कराना है। यह प्रोजेक्ट तुर्कमेनिस्तान के गैस फील्ड से शुरू होगा। इसके बाद यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत के फजिलिका तक जाएगा। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है। दरअसल तापी प्रोजेक्ट की कल्पना 1990 के दशक में की गई थी। 2010 में 4 मेंबर नेशंस के हेड्स ने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट भी साइन किया। इस प्रोजेक्ट के अफगानिस्तान सेक्शन के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 2018 में वेस्टर्न अफगान के हेरात सिटी में कंडक्ट करी गई थी। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक यूनिक स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम को लाडली बहना नाम दिया गया है। इस स्कीम का एम महिलाओं की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ाना, उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस सुधारना और परिवार के फैसलों में उनका प्रभाव को बढ़ाना है। इस स्कीम को 10 जून को जबलपुर से शुरू किया गया। इस स्कीम के तहत प्रत्येक एनरोल महिलाओं को हर महीना 1000 रुपए दिए जाएंगे। गौरतलब है कि लाडली बहना योजना का अनाउंसमेंट 5 मार्च 2023 को किया गया था और 35 दिनों में इस स्कीम के लिए 1,25,00,000 महिलाओं ने एनरोलमेंट कराया। इस स्कीम के साथ वुमेन सेफ्टी के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने महिला हेल्पलाइन 181 भी लॉन्च की है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि वुमेन एम्पावरमेंट और सिक्योरिटी के लिए लाडली बहना आर्मी का भी फॉर्मेशन किया जाएगा। यह आर्मी महिलाओं को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेने में भी मदद करेगी। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने सागर समृद्धि सिस्टम को लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है जो
मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स की वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने का काम करेगा। यह नया सिस्टम पुराने ड्राफ्ट एंड लोडिंग मॉनिटर सिस्टम में काफी सुधार करता है। यह डेली ड्रेजिंग रिपोर्ट्स, प्री एंड पोस्ट ड्रेजिंग सर्वे डेटा और रियल टाइम ड्रेजिंग रिपोर्ट्स को इंटीग्रेट करके ड्रेजिंग प्रोसेस में सिनर्जी लाती है। यह सिस्टम डेली और मंथली प्रोग्रेस विजुअलाइजेशन, लोडिंग अनलोडिंग के स्नैपशॉट्स के साथ इजी लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधाएं प्रदान करता है। कोचीन पोर्ट और मुंबई पोर्ट पहले ही इस सिस्टम को अपना चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स ने अब सभी मेजर पोर्ट्स और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए इस सिस्टम के माध्यम से ड्रेजिंग एक्टिविटीज की मॉनिटरिंग अनिवार्य कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्रेजिंग लेक्स, रिवर्स, हार्बर्स आदि के तल से सेडिमेंट्स और डेब्रिस को हटाने की एक प्रोसेस है। यूपी गवर्नमेंट ने G20 नेशंस के डेलीगेट्स को GI टैग गुलाबी मीनाकरी हैंडीक्राफ्ट्स को उपहार में देने का फैसला किया है। गौरतलब है कि गुलाबी मीनाकरी हैंडक्राफ्ट्स भारत के रेयरेस्ट क्राफ्ट में से एक है। यह वाराणसी के गाय घाट के आसपास काफी पॉपुलरली बनाया जाता है। इस कला को 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में पर्शियन एनिमिलिट्स द्वारा वाराणसी में लाया गया था। इसमें हैंडीक्राफ्ट्स में डिफरेंट कलर्स को मिलाकर मेटल्स की सतह को रंग दिया जाता है। इस आर्ट फॉर्म द्वारा ज्वेलरी और होम डेकोर के आइटम्स बनाए जाते हैं। इसमें सलाई, कलाम और टकला जैसे बहुत ही सिंपल टूल्स का यूज किया जाता है। दरअसल यह हैंडीक्राफ्ट प्रॉपरली 3 फॉर्म्स में बनाया जाता है। पहला, रंग खुला मीना, जिसमें केवल गोल्ड आउटलाइंस और सिंगल ट्रांसपेरेंट कलर का यूज किया जाता है। दूसरा, पंच रंग मीना, जिसमें लाल, सफेद, हरे, हल्के नीले और गहरे नीले रंगों का यूज किया जाता है। तीसरा, गुलाबी मीना, जिसमें गुलाबी रंग प्रमुख होता है। वाराणसी में यह गुलाबी मीनाकरी हैंडक्राफ्ट्स बहुत फेमस है। इसे 2015 में GI टैग भी दिया गया था। 9 जून 2023 को नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल आर्काइव्स डे सेलिब्रेट किया। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हेरिटेज और नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए प्रॉपर आर्काइव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गौरतलब है कि इस अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमारी भाषा, हमारी विरासत नामक एक एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज किया गया। इस एग्जीबिशन में दुनिया की सबसे प्राचीन मैन्यूस्क्रिप्ट में से एक गिलगित मैन्यूस्क्रिप्ट शामिल रही। यह भारत की सबसे पुरानी जीवित मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन है। आपको बताते चलें कि 9 जून को इंटरनेशनल आर्काइव्स डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन 1948 को इंटरनेशनल काउंसिल्स ऑन आर्काइव का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ICA वर्ल्ड आर्काइवल कम्युनिटी के लिए एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड की आर्काइवल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड है। यह एक न्यूट्रल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मेंबर्स द्वारा फंडेड है। यह यूनेस्को और काउंसिल ऑफ यूरोप जैसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हेरिटेज प्रिवेंशन का काम करता है।